हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। मेन ग्रुप की सेकंड क्लास होने जा रही है। मेन ग्रुप में इससे पहले हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। मेन ग्रुप पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, किस तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करते हैं, किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग आपकी हेल्प करेगी मेन ग्रुप पढ़ने में, ये सब हम लोगों ने देखा था। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग की चर्चाएं की थी। हम लोगों ने देखा था क्या कंडीशंस होती हैं बैक बॉन्ड बनने के लिए, क्या ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, ये सब हमने देखा था। और हम लोगों ने देख लिया था कहां पर बैक बॉन्डिंग होंगी, किन सिस्टम्स में बैक बॉन्डिंग होंगी और किन में नहीं होंगी, ये हम लोगों ने समझ लिया था मोटे मोटे तौर पर। अब मैं बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूं। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग अपना जो अगला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है, इस बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या क्या है, बैक बॉन्डिंग कहां कहां लगती है, और अगर लगती है तो फिर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को बदल डालती है, ये चलिए आज हम लोग समझेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बता दीजिए, एक बात मुझे समझाइए, क्या बैक बॉन्ड एक रियल बॉन्ड है क्या? मतलब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने BF3 की चर्चा की, जब मैंने ये BF3 मॉलिक्यूल बनाया और मैंने कहा कि इस बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये जो लोन पेयर है फ्लोरीन के पास ये इसमें दे रहा है, और अगला जो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा कुछ इस तरह का जो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इसमें ये जो बॉन्ड बना, इसमें ये जो बॉन्ड बना, क्या ये एक रियल बॉन्ड है क्या ये एक रियल बॉन्ड है क्या? ये आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, पिछले क्लास में बैक बॉन्डिंग की चर्चाएं हो गई हैं, अब हम लोग एप्लीकेशंस की चर्चाएं कर रहे हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दीजिए, क्या बैक बॉन्ड एक रियल बॉन्ड है क्या वो एक रियल बॉन्ड है क्या? बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से मुझे समझा दीजिए, क्या ये एक रियल बॉन्ड है क्या ये एक रियल बॉन्ड है क्या? जल्दी से बताइए, क्योंकि इसी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। आगे हम एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग समझेंगे तो उसी में हमें बहुत सी बातें और समझनी होंगी, इसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करते होंगे। मतलब बैक बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल की बहुत सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, कैसे बदलेंगी वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि बैक बॉन्डिंग से ये जो बॉन्ड बना, क्या ये रियल बॉन्ड है क्या? सबसे पहले तो आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या ये रियल बॉन्ड है क्या? समझाइए मुझे, बताइए जल्दी से। नहीं, जो ये कह रहा है ये रियल बॉन्ड है, अरे मूर्खों, फ्लोरीन ने कभी दो बॉन्ड बनाए हैं क्या जिंदगी में? फ्लोरीन की कोवेलेंसी 2 होती है क्या? अरे फ्लोरीन ने कभी जिंदगी में 2 बॉन्ड बनाए हैं क्या? फ्लोरीन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाया है। बोलो यार, फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाया है। अगर मैं इस तरह की बात करूं, इस तरह की बात करूं और कहूं ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया है ये एक रियल बॉन्ड है, अरे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है केवल, वो 3 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये जो बॉन्ड उसने बनाया है ये एक स्यूडो बॉन्ड है, पूरा बॉन्ड नहीं है ये। अरे बोलो, ये पूरा बॉन्ड नहीं है। आप समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला? ये एक स्यूडो बॉन्ड है, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये ट्रू बॉन्ड नहीं है। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर ये ट्रू बॉन्ड बनाएगा तो देखो इसको इस तरह से आयनाइज होना पड़ेगा। मतलब अगर यहां फ्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहां ये फ्लोरीन नहीं F पॉजिटिव है, और क्या F पॉजिटिव बनेगा क्या? मतलब बोरोन से फ्लोरीन जुड़ जाए और फ्लोरीन F पॉजिटिव हो जाए, ऐसा होगा क्या जिंदगी में? ऐसा होगा क्या? फ्लोरीन तो जानी जाती है इलेक्ट्रॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉन की डाकू है फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन तो विश्वामित्र जैसे को भी आयनाइज कर डालती है, तो यहां क्या बोरोन फ्लोरीन को आयनाइज करेगा क्या? पागल हो गए हो क्या? अरे बोलो यार, तो क्या फ्लोरीन आयनाइज होगी क्या? आयनाइज होकर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां रखे और दोनों को फिर शेयर करे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा मर के भी नहीं हो सकता। अरे जो इसको रियल बॉन्ड मान रहे हैं ये रियल नहीं है, ये स्यूडो बॉन्ड है। अरे आप मेरी बात समझे क्या? ये एक स्यूडो बॉन्ड है, स्यूडो बॉन्ड, इट इज नॉट ए रियल बॉन्ड। यहां पर अगर इसे रियल बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो बहुत कयामती आ जाएगी। सोचो क्या होगा अगर रियल बॉन्ड बनाना पड़े तो क्या हो, सोचो क्या होगा। मान लो ये बोरोन है, ये फ्लोरीन है, अगर इसे दूसरा रियल बॉन्ड बनाना पड़े तो क्या होगा? सबसे पहले तो फ्लोरीन के पास ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे पहले तो इसे ये अनपेयर करे, उठा के इसे दे दे। एक बार तो ऐसा करे, पहले ऐसा करे, देखो ऐसा करे, पहले ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा, फिर इसके बाद फिर ये दोनों शेयर हों। अरे फिर ये दोनों शेयर हों और फिर बॉन्ड बने। क्या ऐसा हो सकता है क्या जिंदगी में कभी? क्या बोरोन की औकात है क्या कि ये फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दे, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले? अरे इसलिए फ्लोरीन जुड़ेगा क्या इससे? अरे फ्लोरीन तो वो है, ये तो
इलेक्ट्रॉनों की लूटपाट के लिए जाना जाता है, ये तो आतंक मचा देता है इलेक्ट्रॉन के नाम पे। अरे ये तो नरसंहार कर देता है, वंशनाश कर डालता है इलेक्ट्रॉनों का, ये तो इलेक्ट्रॉनों के लिए जाना जाता है भाई। ये क्यों? अरे ये क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन उसको? कभी नहीं देगा। तो ये जो बनने वाला बॉन्ड है, क्या ये रियल बॉन्ड हुआ? नहीं, ये एक स्यूडो बॉन्ड है, ये एक स्यूडो बॉन्ड है। मतलब स्यूडो बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? स्यूडो बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जब जब इसका वैकेंट ऑर्बिटल और ये जो फील्ड ऑर्बिटल है, जब आपस में ये ओवरलैप होंगे, जब आपस में ये इस तरह से ओवरलैप होंगे, तो ये जो ओवरलैप्ड रीजन है, इस ओवरलैप्ड रीजन में अगर ये रियल बॉन्ड होता, अगर ये रियल बॉन्ड होता, तो इस ओवरलैप्ड रीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन होते, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप्ड रीजन में होते। बोलो यार। लेकिन क्योंकि ये स्यूडो बॉन्ड है, फ्लोरीन मर के भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां अवेलेबल नहीं करवाएगा। अरे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पागल है वो इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दे देगा क्या? अरे बोरोन उसका क्या लगता है, क्यों देगा उसको इलेक्ट्रॉन? समझे आप मेरी बात? तो सिंपल है, वो उन दो में से आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं इस शेड रीजन में लाएगा, केवल आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर आधी लाया तो क्या ये एक रियल बॉन्ड बना? क्या एक ट्रू बॉन्ड बना? क्या नहीं। बोलो यार। अरे अगर दोनों पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर फ्लोरीन इस तरह से दे देता और रियल बॉन्ड बना लेता, तो फिर बोरोन की ये जो ऑक्टेट है बोरोन का, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बोरोन की, ये तो हमेशा के लिए खत्म हो गई होती और ये फिर कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करता। ये एज ए लेविस एसिड फिर कभी काम नहीं करता। लेकिन इसको आप लेविस बेस दिखाओ, इस लेविस एसिड को, इस BF3 को आप लेविस बेस दिखाओ, अमोनिया टाइप कुछ दिखा दो, पागल हो जाएगा, तुरंत रिएक्ट कर लेगा, तुरंत अडक्ट बना लेगा इसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक बॉन्डिंग हुई थी, ये जो बॉन्ड बना था, ये एक नकली बॉन्ड था, झूठ मूठ का बॉन्ड था, और इसने बोरोन की डेफिशिएंसी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, पूरी तरह से नहीं इलिमिनेट किया, पूरी तरह से रिमूव नहीं किया, इसीलिए तो ये लेविस बेस से रिएक्ट कर गया। बोलो यार। तो क्या ये एक रियल बॉन्ड है? क्या पाई बैक बॉन्ड एक रियल बॉन्ड है क्या? नहीं। बोलो यार। अरे बोलो। सिंपल आप तो ये लिख लीजिए, पाई बैक बॉन्ड्स आर नॉट रियल बॉन्ड्स, ये रियल बॉन्ड नहीं है। अरे बोल तो दो, दीज आर नॉट रियल बॉन्ड्स। तो फिर क्या होगा? फिर हो क्या रहा है? मतलब अगर फ्लोरीन अब यहां पर दे रहा है, तो फिर क्या दे रहा होगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक से भी आधा सा इलेक्ट्रॉन वो यहां तक भेज रहा होगा, यहां पर भेज रहा होगा, इस रीजन में भेज रहा होगा, और फिर वापस ले रहा होगा। ऐसा ही हो रहा होगा। अरे बोलो यार। अपने दो इलेक्ट्रॉन तो वो कभी शेयर करवाएगा ही नहीं, मर के ही नहीं करवाएगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन झूठ मूठ का, और उसमें से भी आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी झूठ मूठ की फ्लोरीन को दिखा देगा कि देख 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 थोड़ी सी है। फ्लोरीन बोरोन खुश हो जाएगा, बोरोन को झूठ मूठ का फ्लोरीन दिखा देगा कि देख देख आधी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, मेरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, इसको देख के बस खुश रहे, मैं देने वाला नहीं हूं, बस तू इसको देख ले और खुश रहे। अपना आधा सा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसको दिखा देगा और ये खुश हो जाएगा, नहीं मेरे ऑक्टेट पूरे होने वाले हैं। ऑक्टेट फॉक्टेट कुछ पूरे होने वाले नहीं है। समझे आप मेरी बात? तो एक झूठ मूठ का बॉन्ड बनेगा, बहुत बकवास सा बॉन्ड बनेगा, बहुत कम स्ट्रॉन्ग, बेहद वीक बॉन्ड बनेगा, यहां पर बकवास सा बॉन्ड बनेगा, जिसे आप बैक बॉन्ड बोलते हैं। समझे आप मेरी बात? हाँ। लेकिन इंटरेक्शन हो रही है, झूठ मूठ की इंटरेक्शन, थोड़ी सी इंटरेक्शन हो रही है, थोड़ी इंटरेक्शन हो रही है, थोड़ा गुलू गुलू हुआ, थोड़ा सा गुलू गुलू हुआ, तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों सेंटर्स थोड़े पास आ जाएंगे, और इन बॉन्डों में ये सिंगल बॉन्ड था, थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, वीक इंटरेक्शन हुई, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। बोलो यार। अरे बोलो। पूरा डबल बॉन्ड नहीं बना, अरे ट्रू डबल बॉन्ड नहीं बना। फ्लोरीन कभी 2 बॉन्ड बनाता है क्या? ऑक्सीजन कभी 3 बॉन्ड बनाता है क्या जिंदगी में? कभी नहीं बनाएगा। अरे बोलो यार, कभी नहीं बनाएगा। बस दिखा देगा कि यहां देख मेरा भरा ऑर्बिटल है, तेरा खाली है, थोड़ी सी इंटरेक्शन होगी ओवरलैप्ड रीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, एक से भी थोड़ी सी कम, बेहद कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ओवरलैप्ड रीजन में होगी। समझे आप मेरी बात? तो यहां पर क्या होगा? यहां ट्रू बॉन्ड नहीं बना है, ये एक स्यूडो बॉन्ड है, एक झूठ मूठ का बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं। दैट्स इट। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो, समझे आप मेरी बात समझे क्या? अभी स्टार्ट हुई है क्लास, जल्दी से मुझे बताइए। अरे जल्दी से मुझे बताइए,
आप मेरी इस बात को समझे क्या कि जो पाई बैक बॉन्ड होते हैं ये स्यूडो बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही दे रहा होता है और वो जो देने वाला बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो मर के भी लूज नहीं करेगा। अरे ये तो वो वाली बात हो गई, सुनो, ये तो वो वाली बात हो गई, ये तो वो वाली बात हो गई। अगर दो बॉन्ड बनाने हैं ना, दो बॉन्ड बनाने हैं तो पहले क्या करे, पहले फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको उठा के दे दिया, ये हो गया, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। क्या ऐसा संभव है क्या? क्या ऐसा होगा क्या? मर के भी ऐसा नहीं होगा। अरे फ्लोरीन इसलिए जुड़ा था क्या बोरोन से कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दे? ये तो इलेक्ट्रॉनों के राजा हैं, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, डाकू है इलेक्ट्रॉन का ये तो खा लेगा इलेक्ट्रॉन को, ऐसी की तैसी कर देगा। बोरोन की औकात है क्या इससे ले ले और उसके बाद फिर शेयरिंग करें? अच्छा, इससे ले भी ले और फिर इसको भी शेयर कर दे, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब दो सेब हैं, एक सेब पूरी दे दे और दूसरी आधी भी उसको दे दे। अरे ऐसा तो मर के ही नहीं हो सकता। फ्लोरीन इसलिए तो यहां नहीं आया था, ये तो राजा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बिल्कुल नहीं देगा। कहेगा देख ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, ये खाली ऑर्बिटल, बस इसको देख के काम चला ले। अगर थोड़ी सी इंटरेक्शन कर भी रहा है तो उस ओवरलैप्ड रीजन में दो इलेक्ट्रॉन तो मर के ही नहीं होंगे, जीवन में ही नहीं होंगे। अगर होते तो फिर ये इनके ऑक्टेट हमेशा के लिए कंप्लीट हो गए होते और अब ये BF3 एज ए लेविस एसिड नहीं होते और ये लेविस बेस अमोनिया से पक्का ही रिएक्ट कभी जिंदगी में नहीं करते, लेकिन ये तो करते हैं। यहां पर बैक बॉन्डिंग ने, इसका मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग ने इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी तरह से रिमूव नहीं किया, इनको पूरी तरह से ऑक्टेट के मजे नहीं दिए, इसलिए तो ये लेविस बेस से रिएक्ट कर रहे हैं। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो बैक बॉन्ड है ये एक रियल बॉन्ड नहीं है, इट इज अ नॉट रियल बॉन्ड, इट इज अ स्यूडो बॉन्ड। सबसे पहले तो आप मेरी बात ये बात ध्यान रखें। अब यहां से मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूं। मुझे बताइए पहली एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने का बात था। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग पहला है, बताइए बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा बैक बॉन्डिंग होने से? आप तो मुझे ये समझा दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से बदलेंगे बैक बॉन्डिंग से? बैक बॉन्डिंग होगी तो मतलब एक एडिशनल बॉन्ड बनेगा। बोलो यार, एक एडिशनल इंटरेक्शन होगी, खाली ऑर्बिटल और भरे ऑर्बिटल के बीच एक एडिशनल इंटरेक्शन होगी। पहले ये सिंगल बॉन्ड था, अब क्या होगा, अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेगा। बोलो यार, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेगा। पहले दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहे थे, अब दो से ज्यादा। अरे बोलो यार, पहले दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा था। बोलो यार, इस तरह से केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा था। अब क्या हो रहा है, अब ये वाला थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा। यहां पर ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, ये खाली ऑर्बिटल है, बहुत थोड़ा बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा है। मतलब इस तरह का ये बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह का। तो इसमें क्या हो गया, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएंगे। बोलो यार, पहले ये ट्रू सिंगल बॉन्ड था, अब ये पार्शियल बॉन्ड एक और बन गया, तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गए। बोलो यार, अब ये बॉन्ड ऑर्डर कितने बढ़ेंगे, कितना बढ़ेगा ये बॉन्ड ऑर्डर, कितना बढ़ेगा? जितनी गजब की बैक बॉन्डिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जितना कमाल का बैक बॉन्डिंग होगा, जितना कमाल का ये डोनेट करेगा, जितना बेहतरीन ये डोनर होगा, उतना ही ज्यादा ये डोनेट कर जाएगा। बोलो यार, उतना ही ज्यादा डोनेट कर जाएगा। और ओवरलैपिंग रीजन में, शेयर्ड रीजन में, ओवरलैपिंग कॉमन रीजन में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा शेयर्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और उतने ही स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होते चले जाएंगे, उतने ही ये जो पार्शियल कैरेक्टर है ये बढ़ते चले जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। बोलो यार, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पर, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पर। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड ऑर्डर उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बोलो यार, अरे बोल तो दो, जल्दी से समझाओ मुझे। अरे जल्दी सर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा इन स्यूडो। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, जितने भी पाई एक्सेप्टर है सूडो बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल बैक बॉन्ड सूडो बॉन्ड ही होता है, सूडो बॉन्ड ही है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, पूरी तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे कभी भी।
अरे कभी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मेटल से उठकर इस पाई एक्सेप्टर पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो रिडॉक्स हो जाएगा, वो रिडॉक्स प्रोसेस हो जाएंगी। बोलो यार, जल्दी से बोलो, मुझे बताओ। चलिए आगे चलते हैं अपन। थोड़ा स्लो बोलूं? हाँ स्लो ही बोलता हूं। चलिए, ये आपको समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतने ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे। बोलो यार, जितनी ज्यादा, जितनी बेहतरीन बैक बॉन्डिंग होगी उतने ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे, उतने ही पार्शियल बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ेंगे और बॉन्ड ऑर्डर उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। बोलो यार, अरे आपको मेरे समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? तो बैक बॉन्डिंग क्या करती है? बैक बॉन्डिंग क्या करती है? बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को बैक बॉन्डिंग बढ़ा देती है। इंक्रीजेज द बॉन्ड ऑर्डर को बैक बॉन्डिंग बढ़ा देती है। बॉन्ड ऑर्डर, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज द बॉन्ड ऑर्डर। कितना बढ़ेगा वो सब डिपेंड करता है किस हद तक इंटरेक्शन हुई है, कितने बेहतरीन ये आपस में इंटरेक्ट किए हैं, कितना बेहतरीन गुलू गुलू है, वो सब डिपेंड करता है इंटरेक्शन पर, इंटरेक्शन के एक्सटेंट पर। समझे आप मेरी बात? डोनर प्रॉपर्टीज उसकी कैसी हैं, ये जो डोनर एटम है ये कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितनी इसकी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, वो सब इस पे डिपेंड करता है। हाँ, बेसिक बात ये है कि बैक बॉन्डिंग से एडिशनल इंटरेक्शंस होंगी, बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगी और इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन की मैं चर्चा करता हूं। दूसरी एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ। बताइए बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी हमने देखा, हम तो खूब जानते हैं, आपने खूब पढ़ा है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। बोलो यार, अरे इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी कम। बोलो यार, सिंगल बॉन्ड इतना बड़ा होगा, डबल बॉन्ड इतना होगा और ट्रिपल बॉन्ड तो और भी छोटा होगा। बोलो यार, इस तरह से होता था। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते थे बॉन्ड लेंथ घटती थी। बोलो यार, इस तरह से होता था। तो यहां पर क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग क्या करती है? बैक बॉन्डिंग क्या करेगी? बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर्स को बढ़ाएगी। बोलो यार, बॉन्ड ऑर्डर्स को बढ़ाएगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ जो होंगी, बॉन्ड लेंथ वो घट जाएंगी, वो घटेंगी। समझे आप मेरी बात? जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको, जैसे आप सोचिए जहां पर जिन सिस्टम्स में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे BF3 में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, BF4 नेगेटिव उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। वैसे ही BOH होल थ्राइस इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है, BOH होल 4 नेगेटिव उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अब ये वाला नोट कर दीजिए जल्दी से। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल आपने सही बताया सर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होंगी। स्यूडो में बिल्कुल होती है, एकदम होंगी। बहुत बढ़िया कृतिका, बिल्कुल आपने सही बोला, बहुत बढ़िया। जल्दी चलिए आगे चलते हैं अगले वाले में। बताइए, मैं BF3 का कंपैरिजन करूं और BF4 नेगेटिव का कंपैरिजन करूं, इनमें मैं BF बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करूं, तो बताइए किसमें ज्यादा होगी? जल्दी से मुझे बता दीजिए किसमें ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, किसमें ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, मुझे बता दीजिए। या बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस क्या होगा? मान लीजिए ये D1 है, और ये D2 है। बताइए ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक ऐसे ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं BOH3 में और BOH4 में, OH4 नेगेटिव में। इस तरह से बताइए क्या होगा समझाइए मुझे। BO डिस्टेंस आपको बताना है। मान लीजिए ये D3 है, ये D4 है। बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। सेकंड वाला बड़ा होगा फर्स्ट से, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बताया आपने। प्रदीप वर्मा, बिल्कुल आपने सही बताया, एकदम सही बताया आपने। स्मृति जोशी, D2 इज ग्रेटर देन D1, बिल्कुल सही बताया। सिंपल, आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, नहीं हो रही है। सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है? हाँ, इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन की बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड इसमें भी पोलर है, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन, जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके पास प्योर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? प्योर वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। क्या बोला मैंने? प्योर
एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसकी कहानी आएगी अभी, ये मैं प्योर क्यों बोल रहा हूं, इसकी कहानी आएगी अभी, अभी आएगी थोड़ी देर में इसकी कहानी। जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है उसके पास प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। क्या इसके पास है? हाँ हाँ इसके पास है, इसके पास 2p वैकेंट है। बोलो यार इसके पास नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है। अरे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर देगा कहां? बॉन्ड पोलर हो जाए होते रहे, क्या फर्क पड़ता है। एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है क्या जहां पर पार्शियल पॉजिटिव है? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, तो फिर ये नहीं लेगा। बोलो यार ये नहीं लेगा, कहां ले? तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहां नहीं होगी। और अगर यहां बैक बॉन्डिंग हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो बीएफ बॉन्ड है, ये बीएफ बॉन्ड ये एक ट्रू सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये एक ट्रू सिंगल बॉन्ड नहीं है, ट्रू सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां अगर मैं चर्चा करूं बीएफ की, तो यहां पर ये क्या होगा? ये एक ट्रू सिंगल बॉन्ड है, ट्रू सिंगल बॉन्ड। क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग हुई है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर इस तरह से, देखिए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये पार्शियल बॉन्डिंग कैरेक्टर्स और जुड़ जाएंगे इस सिंगल बॉन्ड में, ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हैं, और अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। अगर इसकी चर्चाएं करूं तो फिर बैक बॉन्डिंग की मैं बात कर लेता हूं। बैक बॉन्डिंग यहां होगी, यहां नहीं होगी। बोलो यार, और इसमें इसके अगर बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा करूं, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। बोलो यार, अरे इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ऐसा ही होगा, इसका ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर। और अगर बॉन्ड लेंथ की चर्चा करूं तो आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली है, तो फिर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। बोलो यार, क्योंकि यहां तो सिंगल बॉन्ड ही थे, सब रियल सिंगल बॉन्ड थे, यहां ट्रू सिंगल बॉन्ड, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है। और अगर बॉन्डों में पार्शियल डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इस तरह के कैरेक्टर आए तो फिर एटम्स और पास आ जाएंगे, पास, और बॉन्ड लेंथ घट जाएंगी। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? जल्दी से मुझे बताइए, आप मेरी बात समझे क्या? जल्दी से मुझे बता दीजिए, आप मेरी बात समझे क्या? तीसरा और बेहद दिलचस्प एप्लीकेशन, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन पर बैक बॉन्डिंग के क्या फर्क पड़ते हैं, चलिए समझ लेते हैं। शेप और हाइब्रिडाइजेशन पर क्या फर्क पड़ते हैं, क्या फर्क पड़ेंगे? शेप किस तरह से बैक बॉन्डिंग से बदलती है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बदलती है, चलिए समझते हैं। देखिए मेरे को एक बात बताइए, एक बात मुझे आप आज बता ही डालिए। ये भरा हुआ ऑर्बिटल मेरे पास है, इस ए सिस्टम के पास, इस बी सिस्टम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। पहले तो आप मुझे बताइए इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या है? जब बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है तब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मुझे ये समझा दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, ए की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और बी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मुझे जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही शेप आएंगी, तो पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर हम शेप की चर्चाएं करेंगे। पहले शेप क्या थी, बैक बॉन्डिंग होने के बाद शेप क्या हो गई, फिर हम चर्चाएं करेंगे। जल्दी बताइए मुझे। चाय ठंडी हो गई मेरी। पुष्कर नारायण शर्मा, बिल्कुल पुष्कर, आपने एकदम सही बताया। sp2, अच्छा जल्दी चलिए, मैं ए की sp3 और बी की sp3। अरे ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल कब से हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होने लगे भाई? अरे ये मेन ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन की नहीं। जहां पर आप वैकेंट ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में लेते थे, यहां पर क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल्स को ही हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बनाते हैं। बोलो यार, वीबीटी मेन ग्रुप के लिए अलग है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए अलग है। अरे यार इतनी बात आपको इतना पता नहीं क्या, ये डिफरेंस है। मेन ग्रुप में केवल वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होंगे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और कोऑर्डिनेशन में वो होते हैं जो वैकेंट हैं। अरे इतनी, ये तो बेसिक बात है, वीबीटी की बेसिक बात। वीबीटी को किस तरह से मेन ग्रुप पे लगाना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन में लगाना है, ये अंतर है। वहां पर हमें वैकेंट ऑर्बिटल इसलिए चाहिए, कोऑर्डिनेशन में वैकेंट ऑर्बिटल इसलिए चाहिए क्योंकि वहां मेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना था, यहां मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है मेन ग्रुप में, तो इसलिए मेरे को यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा।
अरे ये तो बेसिक बात थी। चलिए यहां मैं चर्चा करता हूं। देखिए ये भरा हुआ ऑर्बिटल, अगर कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी निकालते हैं तो आप देख लेते हैं स्टेरिक नंबर से ही निकालते हैं, स्टेरिक नंबर से निकालते हैं, और स्टेरिक नंबर में आपको लोन पेयर भी काउंट करना होता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और ये लोन पेयर, मतलब यहां पर स्टेरिक नंबर हो गया इसका 4, मतलब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम। बोलो यार, ऐसा ही था। यहां अगर मैं चर्चाएं करूं तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, मतलब स्टेरिक नंबर 3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऐसा ही है। अरे बोल तो दो, ऐसा ही है क्या? अरे ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, बताइए ऐसा ही है। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग हो गई, मान लो बैक बॉन्डिंग अब इसने कर ली, अब अगर बैक बॉन्डिंग हो जाए तो फिर किस तरह से शेप और हाइब्रिडाइजेशन बदलेंगे, ये जस्ट आप सीख लीजिए। क्या करना है इसमें, जैसे ही ये अब मेरे को बताइए, इसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा, ये डोनर एटम हो जाएगा। बोलो यार, अरे ये डोनर एटम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेप्टर एटम। बोलो यार, एक्सेप्टर एटम। अरे बोल तो दो, ये डोनर एटम, ये एक्सेप्टर एटम। अब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, और अगर ये डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और अगर इसने पाई बॉन्ड बना लिया, इसने अगर पाई बॉन्ड बना लिया तो इसका अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, और मैं इसको कॉपी करके मिटा देता हूं ना। हाँ देखिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, अभी तक sp3 थी, अभी तक जब तक इसने बैक बॉन्डिंग नहीं की थी, इसने जब तक इंटरेक्शन, ये पाई इंटरेक्शन नहीं किए थे, तब तक ये sp3 था। बोलो यार, ये तब तक ये लोन पेयर था। लेकिन जैसे ही इसने इंटरेक्शन कर ली तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, अब ये बन गया पाई बॉन्ड। बोलो यार, अब ये बन गया पाई बॉन्ड। पहले ये लोन पेयर था, अब ये बन गया पाई बॉन्ड। पहले लोन पेयर था, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा था, अब ये बन गया पाई बॉन्ड। क्या पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होते हैं क्या? नहीं, ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसके सिग्मा देखूं तो 3 सिग्मा है, केवल 3 ही सिग्मा हैं। तो अब ये हो गया sp2, मतलब बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है डोनर एटम की। बोलो यार, क्योंकि पहले जब उसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की थी तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही उसने पाई इंटरेक्शन की, और आप जानते हैं जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, वो हाइब्रिडाइजेशन में रोल प्ले नहीं करते, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते। और अब क्योंकि उसने पाई बॉन्ड बना लिया है, अब वो लोन पेयर नहीं रहा, तो इसका मतलब पहले जिसे मैं लोन पेयर मान के हाइब्रिडाइजेशन में ला रहा था, अब वो पाई बॉन्ड बन गया है, तो मतलब अब तो मुझे उसे लेना ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से उसे बाहर कर देना है। क्योंकि आप जानते हैं, अरे आप खूब जानते हैं, पाई बॉन्ड तो प्योर ऑर्बिटल बनाते हैं, प्योर भरे हुए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं यार, ये बात तो आप जानते हैं। अरे इतनी तो बात जानते हो, ये जो मैंने इस लोन पेयर को मैंने पाई बॉन्ड में जब तब्दील किया है, तो ये अभी पहले तो ये sp3 था, लेकिन जब मैं इसकी पाई इंटरेक्शन कराऊंगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं करवाऊंगा, अब तो मैं प्योर p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल से करवाऊंगा। अरे बोल तो दो यार, बोलो भाई। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, पहले तो ये sp3 था, लेकिन अगर मेरे को पाई इंटरेक्शन करवानी तो मैं इसको प्योर p ऑर्बिटल में बदल लूंगा, और अगर इसको प्योर p ऑर्बिटल में बदल लिया तो इसका मतलब अब मेरे पास 3 ही सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज होकर sp2 हो जाएगा। किसका है ये डोनर एटम का है। लेकिन बताइए, क्या बोरोन पर ये, या फिर साइड एटम बी पर, ये बोरोन नहीं है, ये साइड एटम बी है, बोरोन नहीं है, बी है, ये बी, एक्सेप्टर एटम पर, क्या एक्सेप्टर एटम की हाइब्रिडाइजेशन बदली है क्या? मतलब बैक बॉन्डिंग से इस डोनर एटम की हाइब्रिडाइजेशन तो बदल गई। पहले इसके पास लोन पेयर था जो कि हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा था, अब उस लोन पेयर को पाई बॉन्ड में तब्दील कर दिया गया है, तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन घट गई है। पहले sp3 था, अब sp2 हो गया। साइड एटम जो है, जो एक्सेप्टर एटम है, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन पर कोई फर्क पड़ा क्या बैक बॉन्डिंग से? मुझे समझा दीजिए, जल्दी से मुझे बताइए। क्लास स्टार्ट हो गई थी 4:15 पे ही, अरे 4:15 पे ही, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। हाँ, एक्सेप्टर एटम हाइब्रिडाइजेशन कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सही रे, एकदम सही। सुश्री कौन है? सुश्री ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। हर्ष जलान क्या कह रहे हैं? हर्ष जलान को सुन लेना चाहिए। हर्ष जलान, आप बहुत पीछे चले गए हैं, दोबारा कमेंट कर सकते हैं आप।
नो चेंज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंजना नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आपका बॉन्डिंग तो आपने बहुत बढ़िया सीख ली है, बॉन्डिंग तो सिखाई हुई सर ने, बहुत तगड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ देखिए पहले ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, एक्सेप्टर एटम पहले कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, 3 सिग्मा बॉन्ड, अब भी ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp2 थी और अब भी sp2 बरकरार रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, कतई कोई चेंज नहीं आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, बैक बॉन्डिंग से जो एक्सेप्टर एटम है और डोनर एटम है, एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम, ठीक है, एक्सेप्टर और डोनर, बोलो यार यही है। अब बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ा। पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले थी, चाहे वो sp2 रही हो, sp3 रही हो, कुछ भी रही हो, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले थी वो वैसी ही बरकरार रहेगी, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। बैक बॉन्डिंग से एक्सेप्टर एटम के हाइब्रिडाइजेशन में कोई बदलाव नहीं आता, डोनर एटम के हाइब्रिडाइजेशन में बदलाव आ जाता है, क्योंकि डोनर एटम में पहले तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होता है, बाद में वो पाई बॉन्ड बन जाता है प्योर p ऑर्बिटल में आके या फिर प्योर d ऑर्बिटल में आके। तो सिंपल है, यहां पर क्या होगा, यहां पर चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो यार चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेज, बोलो यार हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेज। पहले क्या थी, sp3 थी, sp2 बन गई, अरे बोल तो दो, हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर जाएगी। इस तरह से बैक बॉन्डिंग करने पर एक्सेप्टर और डोनर एटम की हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से बदलेगी, एक्सेप्टर में कोई बदलाव नहीं, डोनर में बदलाव, डोनर की हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर जाती है बैक बॉन्डिंग से। आपको समझ में आया होगा आपको, अरे समझ में आया होगा आपको। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे और क्लियर करता हूं, ये बेसिक बात थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों में देखते हैं किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन ने बॉन्ड एंगल को, शेप को, बैक बॉन्डिंग ने हाइब्रिडाइजेशन को, बॉन्ड एंगल को और शेप को बदला है। चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, BF3, ये एग्जांपल मैंने ले लिया और इसी के साथ इसी का भाई मैंने ले लिया F3, आप ले सकते हैं, H3 भी ले सकते हैं, F3 भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखिए इससे पहले जो मैंने यहां लिखवाया है, ये वाली जो मैंने बातें की हैं, इनमें ये दोनों सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन भी डिफाइंड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल एटम के लिए है, बोलो यार हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सेंट्रल एटम के लिए। अगर मैं यहां चर्चा करूं, अगर मैं यहां बात करूं और कहूं फ्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बता दे, तो हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो ये सेंट्रल एटम ही नहीं है, तो फ्लोरीन के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अरे ये बात तो इतनी, ये ऑब्वियस बात, ये बेसिक बात तो आपको पता होगी। यहां पर फ्लोरीन एज ए सेंट्रल एटम काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन एक धोखा है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। बोलो यार, ये बात आपको पता होगी, ये बात आप जानते हैं। लेकिन यहां पर ये सिलिकॉन सेंट्रल एटम है। अरे सेंट्रल एटम होने के लिए कम से कम 2 साइड एटम तो होने चाहिए, तभी तो सेंट्रल बनेगा। अरे इतना तो बेसिक पता होगा आपको केमिकल बॉन्डिंग से। तो यहां पर ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन टर्म डिफाइन नहीं करना है। बोलो यार, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर बैक बॉन्डिंग कैसी है, मेरे को ये बताओ, यहां पर बैक बॉन्डिंग कैसी है, साइड एटम से सेंट्रल एटम, बोलो यार, अरे बोलो। और हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन होती है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, बोलो यार, अरे बोल तो दो, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो यार। साइड एटम से सेंट्रल एटम, ये क्या है, ये सेंट्रल एटम क्या है, एक्सेप्टर, साइड एटम क्या है, डोनर, बोलो यार, अरे बोलो। और आप जानते हैं डोनर की तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती थी, इसमें चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन आता था, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन होता था, लेकिन इसमें नहीं होता था, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, बोलो यार, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा ही था।
अरे बोल तो दो। इसमें एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर होता था, एक्सेप्टर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता था। तो मेरे को बताओ, क्या क्या बैक बॉन्डिंग से पहले ये sp2 था? हाँ sp2 था। क्या बैक बॉन्डिंग के बाद ये sp3 बदलेगा क्या? नहीं ना ना, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। ये अगर नया बॉन्ड बनाए भीगा तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होते ही नहीं। अरे बोल तो दो यार, समझे आप मेरी बात? तो क्या बैक बॉन्डिंग से इस BF3 में बी की हाइब्रिडाइजेशन बदली क्या? नहीं बदली। तो बैक बॉन्डिंग से क्या उसकी शेप पे कोई फर्क आएगा? नहीं। यहां पर इसकी शेप पर कोई फर्क नहीं आएगा। बोलो यार, क्या उसके हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क आया? नहीं आया। क्या उसके बॉन्ड एंगल्स पे कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। अरे बोलो नहीं। अरे बोल तो दो नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज ही नहीं हुई। अरे बोल तो दो। समझे आप मेरी बात? आप मेरी बात समझे क्या? अरे आप मेरी बात समझे क्या? पार्शल थोड़े से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड एंगल उतने ज्यादा नहीं बदलते। वो रियल डबल बॉन्ड नहीं है, मैंने बताया, वो सूडो डबल बॉन्ड है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। 1-2 डिग्री एंगल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आप मेरी बात? तो यहां पर बताइए, इस केस में बैक बॉन्डिंग होने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं हो रहा। बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं यहां चर्चाएं करूं, इस पे अगर बात करूं, इस पे अगर मैं चर्चाएं करूं, सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ, बैक बॉन्डिंग का नेचर क्या है? यहां पर साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ था। बोलो यार, साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ था, साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ था। इसके लिए हाइब्रिडेशन डिफाइन ही नहीं थी, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है ही नहीं। बोलो यार, तो यहां पर इस बोरोन ने जो नया बॉन्ड बनाया है वो सिग्मा नेचर का नहीं, पाई नेचर का ही है। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन तो बदलेंगे नहीं, sp2 ही बरकरार रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां अगर मैं चर्चाएं करूं, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग कैसी है? सेंट्रल एटम टू साइड एटम। बोलो यार, सेंट्रल एटम टू साइड एटम। यहां पर सेंट्रल एटम से साइड एटम जा रहा है, भरा हुआ 2p वेकेंट 3D में, इसके वेकेंट 3D में दे रहा है। ऐसा ही हो रहा है। बोलो यार, ऐसा ही तो हो रहा है। अरे ऐसा ही हो रहा है। तो पहले बिफोर बैक बॉन्डिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिफोर बैक बॉन्डिंग नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बैक बॉन्डिंग? मुझे जल्दी से बताइए। हाँ मानसी, वो बाद में जिक्र करेंगे, पूरा होगा नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स विषय है मानसी, जिक्र करेंगे उसका, कितना होता है कितना नहीं होता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है मानसी। मानसी, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। कितनी किस किस हद तक इंटरेक्शन हो पा रही है, उन सब से रीहाइब्रिडाइजेशन होती हैं, वो सब आपके आपके मतलब का विषय नहीं है। sp3, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप क्या होगी? शेप भी मुझे बता दीजिए लगे हाथों। जब हाइब्रिडाइजेशन तक बता ही डाला तो शेप भी बता दीजिए। पायरामिडल, ये इसकी शेप हो गई। ऐसा ही था। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ऐसा ही था। अरे ऐसा ही था, बोलो भाई, ऐसा ही था। अरे बोलो, ऐसा ही था, ऐसा ही था। और बॉन्ड एंगल की चर्चा कर लूं तो, और अगर बॉन्ड एंगल की चर्चा कर लूं तो, बॉन्ड एंगल्स की अगर चर्चा कर लूं तो, बॉन्ड एंगल, अगर मैं बॉन्ड एंगल की चर्चा कर लूं तो, बॉन्ड एंगल की चर्चा कर लूं तो, बॉन्ड एंगल की चर्चा करूं तो, NBPR लगा दोगे क्या अब? हाँ NBPR लगा देना, लेकिन 120 से ज्यादा तो नहीं होंगे। बोलो यार, अरे बोलो, 120 से ज्यादा तो नहीं होंगे। NBPR लगा दीजिएगा आप, NBPR लगा दीजिएगा। मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बॉन्ड एंगल की चर्चा कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बॉन्ड एंगल की चर्चा कर रहा हूं। होने क्या चाहिए थे? 109 होने चाहिए थे बॉन्ड एंगल, अगर मैं इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन मानूं बिफोर बैक बॉन्डिंग। ऊपर से है ना, तो ऊपर एक नेगेटिव बना हुआ है, उसको नीचे की तरफ करना होता है। हाँ, कर दो होने दे। नॉट रिस्पॉन्डिंग, आगे हो गए और वो कर लो, रिफ्रेश कर। ना ठीक है। अरे वो तो रिफ्रेश करना है ऐप। कैसे होती है ऐप रिफ्रेश? जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। खेद है, टेक्निकल एरर था, इंटरनेट चला गया था। असुविधा के लिए खेद है आपसे, असुविधा के लिए आपसे खेद है।
असुविधा के लिए आपसे खेद है, इंटरनेट कनेक्शन वीक था इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ। हाँ कृतिका, दोबारा स्टार्ट हो गई है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था, इंटरनेट ही चला गया था, और इंटरनेट चला गया इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो गया। आ गया अभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और मुझे बताइए। चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, वापस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की, इसी से पहले हमने चर्चा की, जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी उस समय हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या होंगी, उस समय हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या होंगी यहाँ पर इस 3 कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन सिस्टम में, जो कि सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। 3 कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन सिस्टम है, सिलिकॉन साइड एटम है, और सिलिकॉन के पास आप जानते हैं वैकेंट 3D है, नाइट्रोजन के पास भरा हुआ 2p है। बैक बॉन्डिंग की सभी कंडीशंस को ये फॉलो करता है और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग जब मैंने नहीं करवाई थी उस समय इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी ये मैंने अभी डिस्कस किया। बैक बॉन्डिंग होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन शेप और बॉन्ड एंगल कैसे बदल रहे हैं वो अभी मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए यहां पर आफ्टर बैक बॉन्डिंग, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मुझे बताइए जल्दी से। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, आप लोग सब कनेक्ट हो जाइए, दोबारा शुरू होगी ये क्लास। नहीं अब तो क्लास चल रही है यार, अब तो चल रही है हिमांशु, अब तो क्लास चल रही है, निशु चल रही है क्लास, सब क्लास चल रही है अब तो। हिमांशु जल्दी से कनेक्ट होइए, रिफ्रेश कीजिए, जल्दी से रिफ्रेश कीजिए। हर्ष जलान, बहुत बढ़िया हर्ष जलान, sp2 बिल्कुल sp2 हो जाएगी हर्ष जलान, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। हाइब्रिडाइजेशन की अगर चर्चा करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन घट के sp2 हो गई। मैंने बताया था डोनर एटम की घट जाती है। बोलो यार, डोनर एटम की घट जाती है, एक्सेप्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास पहले भी उसके पास वो वैकेंट p ऑर्बिटल था या फिर d ऑर्बिटल था। एक्सेप्टर की अगर चर्चा करें, एक्सेप्टर की चर्चा करूं तो यहां पर पहले भी क्या था, वैकेंट या तो p या फिर d, जो कि पहले भी हाइब्रिडेशन का हिस्सा नहीं था और पाई बॉन्ड बनाने के बाद भी हाइब्रिडेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। तो एक्सेप्टर पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, डोनर पर फर्क पड़ेगा। पहले वो लोन पेयर थे जो कि हाइब्रिडेशन का हिस्सा थे, अब वो पाई बॉन्ड बन गए हैं, अब वो हाइब्रिडेशन का हिस्सा नहीं रहे, हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर गई, ऐसा ही हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। ये हो गया। अगर मैं शेप की चर्चा करूं तो शेप क्या हो जाएगी, पहले क्या था, पहले ट्राइगोनल पायरामिडल, अब क्या हो जाएगा, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो यार, अरे बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रिगो प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर बॉन्ड एंगल्स की चर्चा करें, बॉन्ड एंगल्स की चर्चा करें तो बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, बोलो यार, आइडियल बॉन्ड एंगल हो जाएंगे 120 डिग्री। बोलो यार, मतलब बैक बॉन्डिंग से क्या क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर गई। बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर गई। उसकी किसकी डोनर की याद रखना, डोनर की। यहां एक्सेप्टर ये है लेकिन इस पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है इस पे, क्योंकि ये सेंट्रल एटम नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। बोलो यार, क्योंकि दोनों सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं। अरे बोल तो दो, एक्सेप्टर की हाइब्रिडेशन कभी नहीं बदलती, डोनर की बदलती है। पहले sp3 थी, डिक्रीज कर जाती है, अब sp2 हो गई है। बोलो यार, शेप पहले ट्राइगोनल पायरामिडल थी, अब ट्राइगोनल प्लेनर हो गई है, प्लेनर। बोलो, और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे क्योंकि % कैरेक्टर बढ़ गए हैं, % कैरेक्टर बढ़ गए हैं। बोलो यार, % कैरेक्टर। देखिए बिफोर बैक बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं इसकी, इस सिस्टम की, नाइट्रोजन SiH, H3 ले लीजिए, आप F3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, F3 ले लीजिए, नाइट्रोजन SiF3 होल थ्राइस। दोनों सिस्टम्स की बात कर रहा हूं। बिफोर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बॉन्ड एंगल्स क्या है और शेप क्या है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल आइडियल बॉन्ड एंगल 109 है। बोलो यार, और शेप क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल। ऐसा ही था, अरे बोल तो दो। आफ्टर बैक बॉन्डिंग अब क्या हो गया, ये बन गया sp2। हाइब्रिडाइजेशन किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन लेना, ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। अरे बोलो यार, डोनर की हाइब्रिडाइजेशन बदलती है, एक्सेप्टर से तो अपने कोई लेना देना ही नहीं है।
अरे एक्सेप्टर जैसा था वैसा ही रहेगा। पहले भी उसके पास वो ऑर्बिटल वैकेंट था, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं था। अब वो ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग कर रहा है, और पाई बॉन्डिंग तो वैसे हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होते। तो हम एक्सेप्टर की तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, डोनर की चर्चा कर रहे हैं। डोनर में किस तरह से उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसके बॉन्ड एंगल और उसकी शेप में बदलाव होते हैं, वही मैं चर्चा कर रहा हूं। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? अब क्या हो जाएगी, sp2 बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, आइडियल बॉन्ड एंगल है ये, और ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो यार, ऐसा ही होगा। अरे ऐसा ही होगा, बोलो। यहां पर अच्छा, बॉन्ड एंगल क्यों बढ़े? बॉन्ड एंगल तो आप जानते हैं। अरे बॉन्ड एंगल क्यों बढ़े? क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस करेक्टर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस करेक्टर कितने हैं? 25%। बोलो यार। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस करेक्टर कितने हैं? परसेंट एस करेक्टर कितने हैं? 33%। बोलो यार। और आप खूब जानते हैं बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं परसेंट एस करेक्टर के। बोलो यार। तो बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? ये परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, और परसेंट एस करेक्टर अगर बढ़ेंगे, परसेंट एस करेक्टर अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसा होगा यहां पर, किस तरह से शेप बदलेगी, किस तरह से बॉन्ड एंगल बदलेंगे, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, एक्सेप्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोनर की डिक्रीज हो जाएंगी। ये सब आपको समझ में आया होगा। बताइए मुझे एक एग्जांपल और करते हैं। अरे जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। चल नहीं रहा? अरे क्लास चल नहीं रही है? चल रही है भाई, क्लास तो शुरू हो गई है, क्लास तो शुरू हो गई है। सर ये लोग कह रहे हैं क्लास चल नहीं रही इनके, पर चेक कीजिएगा। चल रही होगी क्लास? मैसेज आ रहा, नहीं चल रही? चल रही ना? हाँ हर्ष जलान क्या कर रहे हैं? हर्ष जलान क्लियर है, क्लियर है सर। हाँ हर्ष जलान, मैं लास्ट में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, तुरंत कर दूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत टेक्निकल एरर आ रहे हैं, मैं तुरंत आपके डाउट तो मैं पक्का ही क्लियर करूंगा। बिना डाउट क्लियर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सुप्रिया क्या क्या रिपीट करना है मुझे जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है, क्लियर है। विनीत क्लियर है, बहुत बढ़िया। चल रही है सर? हाँ चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप चिंता ही मत करिए, डाउट तो मैं सबके लूंगा, डाउट तो मैं एक एक के डाउट सॉल्व करके जाऊंगा, चिंता ही मत करना डाउट वाउट की। तो आप तो चीजें समझ लीजिए, डाउट जो आएंगे आपके सभी जेन्युइन वैलिड डाउट मैं सारे ही लूंगा। बिल्कुल घबराओ मत, एकदम मत घबराओ, चिंता ही मत करो। बोरिक एसिड की अगर मैं चर्चा करूं, देखिए बोरिक एसिड आप जानते हैं बोरिक एसिड क्या होता है? BOOH होल थ्राइस, यही होता है बोरिक एसिड। अगर मैं इसके गैस फेज की बात करूं, गैस फेज में क्या होगा? गैस फेज में तो ये मोनोमेरिक मॉलिक्यूल होगा, गैस फेज में तो ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर यूनिट में होगा। बोलो यार, मोनोमेरिक मॉलिक्यूल इस तरह से, बोलो यार। अरे इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। बोलो यार, यहां पर ये लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा बोरोन के पास, और यहां पर ये बैक बॉन्डिंग हो जाएंगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएंगी। और जैसे ही बैक बॉन्डिंग होंगी, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो डोनर है, देखिए ये तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर पर तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इन सब पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो इसे तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन जो डोनर ऑक्सीजन है, डोनर ऑक्सीजन, क्या ये सेंट्रल एटम है क्या? हाँ ये सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 साइड एटम है, तो यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन की जा सकती है। तो अब मुझे बताइए इस गैसेस बोरिक एसिड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। एक कमाल की बात और बोलूंगा, मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए, क्या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो मैंने बनाए हैं, क्या ये रियल चार्ज है क्या? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए ऑक्सीजन की, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बनाए हैं, क्या ये रियल है क्या? मुझे जल्दी से बता दीजिए, तुरंत बताइए, जल्दी बताइए। एनबीआर का क्या बता रहे थे? एनबीपीआर का मैं कुछ नहीं बता रहा था, मैं तो बता रहा था कि आप इसमें एनबीपीआर वगैरह लगाएंगे, और एनबीपीआर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो आइडियल एंगल होता है उसके बेसिस पे हम लोग आसानी से बातें समझते हैं। एनबीपीआर लगा के आप चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करना, इनमें एनबीपीआर लगते हैं लेकिन आप यहां मत लगाइए, आप आइडियल बॉन्ड एंगल्स की चर्चा कीजिए और आराम से यहां से निकल जाइए।
NBPR वगैरह लगाएंगे तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा चेक करना पड़ेगा, फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप आइडियल बॉन्ड एंगल्स के थ्रू चले जाइए। आइडियल बॉन्ड एंगल्स के थ्रू समझ लीजिए कि अगर ये sp3 है तो 109 होना चाहिए, और अगर ये sp2 हो गया है तो फिर बॉन्ड एंगल बढ़ के, बॉन्ड एंगल पे क्या चेंज आने चाहिए, बॉन्ड एंगल बढ़ के 120 हो जाना चाहिए। दैट्स इट। NBPR वगैरह उसको नहीं सोचना है, उसको दिमाग में मत लाना, नहीं तो फिर दिक्कत होंगी आपको। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? अरे समझे क्या आप मेरी बात? बोलो भाई। sp2 और रियल चार्ज नहीं है। विनीत बहुत बढ़िया। अंजू ने भी कहा है रियल चार्ज नहीं है, बहुत बढ़िया। अनुभव ने कहा है रियल चार्ज है। नहीं अनुभव, यही दुनिया दरअसल गच्चा खा रही है, यही दुनिया बर्बाद हो रही है। दरअसल क्या है, जब ये ऑक्सीजन देने जाएगा ना, जब ये ऑक्सीजन इसे देगा, जब ये ऑक्सीजन इसे देगा तो ये उतना ही देगा कि ये अब भी डेफिशिएंट ही रहे और ये अब भी इसके रिलेटिव इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहे। अरे लुटाने जाएगा तो इतना नहीं लुटा देगा कि खुद ही धर्मात्मा हो जाए, खुद सब कुछ फकीर हो जाए। अरे ऑक्सीजन इतना बड़ा धर्मात्मा नहीं है। अरे याद करो, ऑक्सीजन तो वो है जो जिनोन जैसे विश्वामित्र की भी ऐसी तैसी कर देता है, उसको भी बॉन्ड बनाने में मजबूर कर देता है, उसको भी आयनाइज कर देता है, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। वो है ये ऑक्सीजन। अरे पागल हो गए हो क्या? ये देने जाएगा तो उसको अच्छा उसका घर भर देगा और खुद बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये दरअसल इन पर रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बता रहे। मतलब इन पर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वो नहीं बता रहे हैं। तो फिर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अगर मैं बिना बैक बॉन्डिंग का केस लूं, ये वाला केस लूं, तो इसमें ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन है, इस पर जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ी कम है, इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं। क्या बोला मैंने कहा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल लीजिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन है, इस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन है, इसके रिस्पेक्ट में, इस फ्री OH के रिस्पेक्ट में, ये नॉन बॉन्ड, ये बैक बॉन्डिंग ना करता हुआ उस समय जो ऑक्सीजन है, उसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा डेफिशिएंट है। ये वाला ऑक्सीजन इसके रिस्पेक्ट में ये डेफिशिएंट नहीं है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं है। अभी भी ये बहुत ज्यादा भयंकर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है इसके रिस्पेक्ट में, और ये बहुत डेफिशिएंट है, भयंकर डेफिशिएंट है अभी भी। समझे आप मेरी बात? क्या बोला मैंने कहा इनके रिस्पेक्ट में, फ्री BOH के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस बोरोन के रिस्पेक्ट में ये वाला बोरोन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। लेकिन आपस में अगर मैं चर्चा करूंगा तो यही अभी भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं, इस बात में मर मत जाना। अरे ये बात बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, ये सर पॉजिटिव हो गया सर, इस पे तो रियल पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ रियल पॉजिटिव। ये जो डेफिशिएंसी है ना, ये जो डेफिशिएंसी दिख रही है, दरअसल ये इसके रिस्पेक्ट में दिख रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इसने थोड़ा डोनेट कर दिया है, इसलिए डेफिशिएंट हुआ है इसके रिस्पेक्ट में। ये इसके रिस्पेक्ट में डेफिशिएंट है, ये बोरोन इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। समझे क्या आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? मुझे बताइए जल्दी से। अरे मुझे जल्दी से इसमें लिखिए, जल्दी से लिखिए। कोई नहीं विनय कुमार, चैट की आपकी समस्या आप खुद ही दूर कीजिए। अरे मुझे जल्दी से बताइए, आप मेरी बात समझे क्या? अरे ये आपस में रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये इनके जो फ्री काउंटर पार्ट्स हैं, यहां पर जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई थी उस सिचुएशन में, और जहां बैक बॉन्डिंग हो गई है उस सिचुएशन की आपस में कंपैरिजन हो रही है। यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हुई थी तो यहां पर ऑक्सीजन पर जो सिचुएशन थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई, उस समय जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दरअसल इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम हो गई है। दैट्स इट। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन थी, यहां पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी, यहां उतनी नहीं है, उससे थोड़ी कम डेफिशिएंसी है। ये वाला बोरोन इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है,
ये वाला ऑक्सीजन इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ऑक्सीजन थोड़ा सा डेफिशिएंट है, लेकिन आपस में अगर मैं देखूंगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बोलबाला है, ये खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया हुआ है, खूब सिग्मा से लेगा, खूब पाई से लेगा, पाई से देगा ही नहीं, बहुत कम देगा, ना के बराबर देगा, और सिग्मा से पूरी चूस लेगा, खा लेगा उसको, ऐसी की तैसी कर डालेगा बोरोन की। बोलो यार, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये रिलेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताते, ये इनके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है, फ्री मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। बोलो यार, अरे आप मेरी बात समझे क्या क्या बोला मैंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बलदीप नमस्कार नमस्कार। अच्छा चलिए आगे चलिए। अच्छा मुझे हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है इसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है इसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है इसके रिस्पेक्ट में। आपस में तो यही रिच है और यही डेफिशिएंट है, यही डेफिशिएंट है यही रिच है। बोलो यार, अरे बोलो, ये इनका एक्चुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये इन पर एक्चुअल रियल चार्ज नहीं है। समझे आप मेरी बात? चलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे को बताइए क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? ये तो सेंट्रल एटम है, ये जो डोनर है ये तो सेंट्रल एटम है, और आप जानते हैं अगर डोनर सेंट्रल एटम हो जाए, जैसे अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन सिलिकॉन के केस में, डोनर अगर सेंट्रल एटम हो जाए, डोनर सेंट्रल एटम हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज कर जाती है। तो यहां पर अब ऑक्सीजन, गैस फेज में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, गैस फेज में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, बोरिक एसिड गैस फेज और सॉलिड फेज। गैस फेज में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? बोलो यार, इस तरह से, अरे बोल तो दो, बोलो, अरे इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड ही बना डालिए, सबके रेजोनेंस हाइब्रिड ही बना डालिए इस तरह से। बोलो यार, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। बोलो यार, तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हो गया? sp2। ओहो, ऑक्सीजन sp2। बोलो यार, अरे बोल तो दो। लेकिन अगर सॉलिड फेज की बात करूं तो सॉलिड फेज में ये जो लोन पेयर अभी इस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर रहा था और बैक बॉन्डिंग कर रहा था, सॉलिड फेज में ऐसा नहीं होगा, सॉलिड फेज में कुछ और हो जाएगा। सॉलिड फेज में याद करो, दो बोरिक एसिड मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप जानते हैं ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंगेज हो जाएगा। बोलो यार, और अगर इंगेज हो गया तो फिर वो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो फिर पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, और अगर पाई बॉन्ड नहीं बने तो क्या हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज होगा? क्या नहीं। तो पहले भी क्या था? पहले भी ऑक्सीजन sp3 था, अब भी ऑक्सीजन sp3 रहेगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो। ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इंगेज हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है तो क्या ये बैक बॉन्डिंग करेगा? क्या नहीं, अब ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। और अगर इसने बैक बॉन्डिंग नहीं की तो ये लोन पेयर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बोलो यार, ये लोन पेयर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, और अगर ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो फिर ये स्टेरिक नंबर 4 ही रहेगा और ऑक्सीजन sp3 ही रहेगा। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? तो सिंपल आप लिख लेना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कहां पर? गैस फेज में और सॉलिड फेज में। बोलो यार, गैस फेज में क्या हो जाएगा? गैस फेज में बैक बॉन्डिंग होंगी, सॉलिड फेज में नहीं होंगी। बोलो यार, क्योंकि सॉलिड फेज में तो H बॉन्डिंग हो रही है। अरे बोलो, सॉलिड फेज में तो H बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। और अगर बैक बॉन्डिंग होंगी तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sp2, और यहां पर क्या होगा? sp3 ही रहेगा। बोलो यार, समझ में आई कि आपको मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
सर एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन एच बॉन्ड और बैक बॉन्ड किस में ज़्यादा होगा? सॉलिड फेज में sp3 होगा, बिल्कुल सही है। पुष्कर नारायण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर एक बार इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर वो बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर एक बार इन्वॉल्व हो गया तो फिर वो बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा, या बेहद कम इंटरेक्शन होगी बैक बॉन्ड की, जो कि ना के बराबर है, जिसे आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, अगर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है तो फिर वो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब मेरी बात समझे क्या? मैंने क्या बोला? अगर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है तो फिर वो बैक बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बैक बॉन्डिंग में इंगेज नहीं होगा, बिल्कुल इंगेज नहीं होगा, एकदम इंगेज नहीं होगा। अब मेरी बात समझे? चलिए आगे अगला। अच्छा ये हो गया लेविस एसिडिटी। चौथा जो इसका एप्लीकेशन है वो है लेविस एसिडिटी। लेविस एसिडिटी, बैक बॉन्डिंग से लेविस एसिडिटी किस तरह से बदलती है, ये तो हम लोगों ने खूब देखा है, खूब ही चर्चा की इसकी। तो लेविस एसिड होते कौन है? कौन है लेविस एसिड? जिनके पास पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को लेविस एसिड बोलते हैं। बोलो यार, लेविस एसिड कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। कहां करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब इनमें जो सुप्रीम इंपॉर्टेंस है वो किसकी है? वैकेंट ऑर्बिटल्स की। और कैसे वैकेंट ऑर्बिटल? लो एनर्जी। तो मतलब लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी हम उन्हें लेविस एसिड्स कहेंगे। ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। समझे आप मेरी बात? लेविस एसिडिटी पर किस तरह से बैक बॉन्डिंग खिलवाड़ करती है, किस तरह से उन्हें बदल देती है, लेविस एसिड्स के ट्रेंड्स को किस तरह से ये चेंज करती है, चलिए समझते हैं। मतलब कमाल का लेविस एसिड कौन होगा? कमाल का लेविस एसिड वो होगा जिसके पास पूरी तरह से ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से खाली हो, जिसके पास पूरी तरह से खाली लो एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो कमाल का लेविस एसिड होगा। समझे आप मेरी बात? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, लो एनर्जी पूरी तरह से खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स, मतलब वो ऑर्बिटल किसी और इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए BF3 की अगर मैं चर्चा करूं, मुझे बताइए, सीक्वेंस बताइए, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, मुझे बताइए। यहां पर देखिए एक बात तो क्लियर है कि यहां पर सभी बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सभी बोरोन पर हमें एक वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। ये 2p ऑर्बिटल चारों बोरोन्स पर अवेलेबल है। लेकिन मुझे बताइए इनमें से कौन सा बोरोन होगा जिस पर पड़ा हुआ वैकेंट ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होगा या लीस्ट इंटरेक्शन कर रहा होगा इन साइड एटम के लोन पेयर से? किसके पास होगा ऐसा? किस बोरोन पर ऐसी सिचुएशन होगी कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये मैक्सिमम खाली हो, लगभग पूरी तरह से खाली हो? किसमें ऐसी सिचुएशन होगी? बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, श्वेता, बिल्कुल आपने सही बताया श्वेता। चंचल शर्मा, BI3 होगा। खुशबू मिश्रा, BI3, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ ऐसा होगा। देखिए क्या होगा, बोरोन के साथ अगर मैं साइड एटम कोई हेट्रो एटम लगा रहा हूं जिसके पास लोन पेयर है, तो दरअसल क्या होगा, मैंने वही बोला, बैक बॉन्डिंग होंगी, यहां पर बैक बॉन्डिंग होंगी और यहां पर भी हो जाएंगी, लेकिन यहां नहीं होंगी। और अगर यहां ये बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो फिर ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये किसी भी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा और पूरी तरह से खाली पड़ा होगा, एकदम खाली पड़ा है। मतलब एकदम ओवरलैपिंग के लिए, ये लेविस बेस से इंटरेक्शन के लिए पूरी तरह से खाली है। आजा और मेरे से इंटरेक्ट कर ले, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर इंटरेक्शन करने के लिए लेविस बेस को पहले क्या करना होगा, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट मतलब पहले इस ऑर्बिटल को खाली करवाना पड़ेगा, इन दोनों के ऑर्बिटल्स को पहले खाली करवाना पड़ेगा, तभी लेविस बेस अटैक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
बोलो यार। तो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी किस में ज्यादा लग तो रहा होगा कि फ्लोरीन है सबसे ज्यादा डेफिशिएंट यही बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंट यही बनाएगा। अरे डेफिशिएंट तो ये बना रहा है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग तो कर रहा है, और बैक बॉन्डिंग करके इस 2p ऑर्बिटल को इंटरेक्शन में इंगेज कर ले रहा है। और अगर इंगेज कर लेगा तो क्या ये अब फ्री है क्या फर्दर इंटरेक्शन करने के लिए? नहीं नहीं। तो ये उतना फ्री नहीं है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट अवेलेबिलिटी इन दोनों में बेहद कम है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो लेविस बेस आकर तुरंत यहां अटैक करेंगे, इन पे अटैक बहुत मुश्किल से करेंगे। पहले हमें इन बैक बॉन्ड्स को तोड़वाना पड़ेगा। बोलो यार, क्योंकि ये वाले जो ऑर्बिटल है ना, ये खाली नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इंगेज्ड हैं। बोलो यार, अरे बोलो, आप समझे क्या? यहां तो कमाल की बात है, इसकी अगर चर्चा करूं तो कमाल ही है, इन दोनों की चर्चा करूं तो कमाल ही है। वैकेंट 2p है और फ्लोरीन के पास ऐसे भरे हुए ऑर्बिटल हैं, और बोरोन के पास ऐसे बीच में खाली ऑर्बिटल है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये इस तरह से डीलोकलाइज्ड है, ऊपर भी है और नीचे भी है। अब अगर कोई लेविस बेस आएगा तो इस पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन ये पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल तो बहुत बड़ा है, इफेक्टिव ओवरलैप ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इस पाई बैक बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। बोलो यार, अरे बोलो, सबसे पहले इस पाई बैक बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। और अगर तोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब ये बकवास लेविस एसिड है, इनके पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इनके पास उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है इस BF3 के पास और BCl3 के पास। लेकिन Bi3 और BBr3 की अगर चर्चा करूं तो इनके पास तो खूब खाली पड़े हुए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आजा और डाल दे। बोलो यार, बोलो, कौन जल्दी ले लेगा? सबसे जल्दी कौन लेगा? जिसके पास कोई चांस ही नहीं है बैक बॉन्डिंग होने का। और इन दोनों के पास लगभग ऐसा ही होता है, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग के कोई चांस नहीं है। 4p ऑर्बिटल है, 5p ऑर्बिटल है, बहुत बड़े ऑर्बिटल हैं, बहुत बड़े। तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करते इस बोरोन के 2p से, बोरोन के छोटे 2p से। बड़े 4p, बड़े 5p बिल्कुल इंटरेक्ट ही नहीं करते, और ये खाली पड़ा रहता है। ये बहुत जल्दी तुरंत ले लेता है, आजा। अरे इसको तो जैसे अमोनिया दिखती है ना, इनमें तो फिर भी बैक बॉन्डिंग है। इनमें तो ये जो ऑर्बिटल है, ये वैकेंट 2p और ये जो वैकेंट 2p है, ये थोड़ी बहुत इंटरेक्शन कर रहे हैं। इनमें डेफिशिएंसी उतनी कमाल की नहीं है, लेकिन इनमें डेफिशिएंसी इतनी, ये तो इतने पागल हैं, ये तो अमोनिया के लिए इतने पागल हैं, या फिर किसी लेविस बेस के लिए इतने पागल हैं, ये तो बाहर भाग जाते हैं। अगर अमोनिया एयरपोर्ट पे उतरी ना तो एयरपोर्ट पे ही पहुंच जाते हैं। ये कहते नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, अपना काम चल रहा है, घर में कुछ काम चल रहा है। लेकिन ये तो इतने पागल हैं, ये तो एयरपोर्ट पे अमोनिया उतरी, पता लगता पागल हो जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? तो यहां पर लोन पेयर की, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी सबसे आसान है, क्योंकि यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो किसी भी फर्दर या फिर किसी न्यू इंटरेक्शन में या फिर किसी अन्य तरह की इंटरेक्शन बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, और इसलिए ये बहुत आसानी से लेविस बेस से जुड़ जाते हैं। मतलब ये सबसे कमाल के अडक्ट बनाते हैं और सबसे ज्यादा डेफिशिएंट हैं। समझे आप मेरी बात? अगर मैं इसकी सीक्वेंस लिखूं तो सबसे पहले क्या आएगा? Bi3, और इसी के बराबर आ जाएगा BBr3, और फिर आएगा BCl3। क्योंकि यहां पर अगर चर्चा करूं तो यहां पर इसका 2p और उसका 3p, और आप जानते हैं ये बड़े साइज का है, तो ये उतना बेहतरीन ओवरलैप नहीं करेंगे, और उतना बेहतरीन ओवरलैप नहीं हुआ तो फिर यहां जो पाई बैक बॉन्ड बने हैं वो इस BF3 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां तो 2p है, यहां तो जो पाई बैक बॉन्ड बनेगा वो कमाल बनेगा, यहां तो उससे कम स्ट्रेंथ का बनेगा। तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इस BF3 के रिस्पेक्ट में ये वाला जो 2p होगा ये थोड़ा सा वैकेंट होगा, थोड़ा वैकेंट। और अगर थोड़ा वैकेंट होगा तो मतलब ये अच्छे लेविस एसिड होंगे इनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल, उसमें लगभग थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी है इसके रिस्पेक्ट में। इसमें तो बहुत कम वैकेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा वैकेंट है, और ये तो पूरी तरह से वैकेंट है, ये तो तुरंत ही ले लेते हैं किसी भी लेविस बेस से। तो सबसे ज्यादा लेविस एसिड कौन होगा? ये होगा। बोलो यार, क्योंकि यहां पर नो बैक बॉन्डिंग,
नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं। यहां बैक बॉन्डिंग हुई है, बकवास बैक बॉन्डिंग। यहां ठीक ठाक। बोलो यार। तो यहां पर वैकेंट 2p बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा लेविस एसिडिटी स्ट्रेंथ Bi3 BbR3 की लगभग बराबर होती है, फिर BCl3 की और फिर BF3 की। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? इतनी बात समझ में आई। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बताइए मुझे क्या सीक्वेंस होगी अगर मैं ये ले लूं और ये ले लूं। बताइए क्या सीक्वेंस होगी? फर्स्ट लेविस एसिडिटी की सीक्वेंस बता दीजिए आप। बैक बॉन्डिंग का उल्टा होता है लेविस एसिडिटी। अरे लेविस एसिडिटी बैक बॉन्डिंग का उल्टा होता है। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, अरे जितना BF3 में कमाल की बैक बॉन्डिंग हो रही थी, और जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी वो वैकेंट ऑर्बिटल उतना ही इंगेज हो जाएगा इंटरेक्शन में, और जितना ज्यादा वो इंगेज हो जाएगा, जितना ज्यादा वो इंगेज हो जाएगा, अब वो फर्दर लेविस बेस के साथ इंटरेक्शन में इंगेज नहीं होगा। बोलो यार, तो मतलब वो बहुत कम डेफिशिएंट सिस्टम रहेगा। अरे बोलो, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ही इस बोरोन सिस्टम की डेफिशिएंसी कम होती चली जाएंगी, और अगर डेफिशिएंसी कम होती चली गई तो उसके लेविस एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएंगे। अरे बोल तो दो, आप समझे मेरी बात? मैं जो बोल रहा हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मेरे को बताइए, जल्दी से बताइए, जो मैं बोल रहा हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल उतना ही बेहतरीन इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा ये इन्वॉल्व होता चला जाएगा, इंगेज होता चला जाएगा, उतना ही कम वैकेंट रहेगा, और जितना कम वैकेंट रहेगा उतना ही बकवास लेविस एसिड होगा। बोलो यार। अरे बोलो, जितनी बेहतरीन बैक बॉन्डिंग उतनी ही इसकी लेविस डेफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, उतनी इसकी लेविस डेफिशिएंसी गिर जाएगी, कम हो जाएगी। अरे बोलो यार। अरे जैसे आपने इंटरेक्शन करवाई, यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल था, इस वैकेंट ऑर्बिटल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिलने लगे, साइड एटम फ्लोरीन से मिलने लगे, तो यहां पर क्या होगा? यहां पे डेफिशिएंसीज कम होती चली जाएंगी। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये इंगेज हो चुका है, ये इंगेज हो चुका है। अब ये फर्दर इंटरेक्शन के लिए उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बोल तो दो। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जितने ज्यादा होंगे, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, 2p ऑर्बिटल्स या 3p ऑर्बिटल्स, या फिर 2p ऑर्बिटल्स या 3d ऑर्बिटल, 3p नहीं, देने वाला हमेशा 2p और 3p, लेने वाला या तो 2p या फिर 3d। अरे कॉम्बिनेशन याद होंगे आपको? 2p से देगा 2p में लेगा, 3p से देगा 2p में लेगा, 2p से देगा 3d में लेगा। अरे बोलो यार, तीन कॉम्बिनेशन जो मैंने लिखवाए थे। तो यहां पर जो वैकेंट 2p है और वैकेंट 3d है, जितना ज्यादा ये इस बैक बॉन्डिंग में इंगेज होगा उतनी ही कम लेविस एसिडिटी होगी। बोलो यार। अरे बोल तो दो। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम लेविस एसिडिटी, उतनी ही कम डेफिशिएंसी, उतनी ही कम लेविस एसिडिटी। ये होता है। बोलो यार। अरे यही होता है, यही होता है। जल्दी से बता दीजिए, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन होगा? जहां पर बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही होगी। बोलो यार, जहां बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही होगी, और यहां बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, यहां हो रही है, यहां भी हो रही है। बोलो यार, इन दोनों में कमाल की बैक बॉन्डिंग किसमें? पहले और तीसरे में कमाल की बैक बॉन्डिंग किसमें? पहले और तीसरे में कमाल की बैक बॉन्डिंग किसमें? यहां पर देखिए, यहां अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच CH3 से जुड़ा हुआ है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर देता है, और जैसे ही CH3 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिकली रिच करेगा, उसके डोनेट करने की टेंडेंसीज बढ़ेंगी, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेंगी, मतलब बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका जो 2p ऑर्बिटल है ये बेहतरीन ओवरलैप करेगा, इसके साथ बढ़िया ओवरलैप करेगा, और इसके साथ अगर बेहतरीन इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो क्या लेविस बेस के साथ बेहतरीन इंटरेक्शन कर पाएगा क्या? नहीं। बोलो यार। अरे बोल तो दो। बोलो, इसकी डेफिशिएंसी को यहां ऑक्सीजन बहुत बेहतरीन खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पीछे डोनेट करने वाला CH3 लगा है, और ऑक्सीजन पर बहुत इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा रहा है, और ऑक्सीजन को इंकरेज कर रहा है, दे दे उसको, दे दे, कोई नहीं, पीछे से मैं दे रहा हूं, तू दे दे उसको। जैसे ही ऑक्सीजन उसे देगा और बेहतरीन दे देगा, तो बोरोन पर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी
कम हो जाएंगी, उसका उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल 2p जो वैकेंट था, अब वो वैकेंट उतना नहीं रहेगा। बोलो यार, उतना वैकेंट नहीं रहेगा। और अगर उतना वैकेंट नहीं रहा तो क्या वो बेहतरीन लेविस एसिड होंगे? क्या नहीं। क्या वो किसी 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 अमोनिया से या किसी लेविस बेस से आसानी से लेंगे? क्या नहीं, कह देंगे चल मेरा तो थोड़ा काम चल ही रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को उतनी ज्यादा दरकार नहीं है। लेकिन यहां पर तो बैक बॉन्डिंग हुई ही नहीं है। ये तो मरा जा रहा है अमोनिया जैसे के लिए कि आजा, यहां तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां तो मैं पागल हो चुका हूं, मेरे पे इलेक्ट्रॉनों का अकाल सा पड़ा हुआ है, आजा आजा जल्दी आ मेरे से जुड़। तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट यही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है। सबसे पहले तो आप बैक बॉन्डिंग ही देख लीजिए। बैक बॉन्डिंग सबसे यहां पे होगी, यहां नहीं होगी और यहां होगी। अब सीक्वेंस देख लीजिए, बैक बॉन्डिंग का सीक्वेंस, बैक बॉन्डिंग का सीक्वेंस देख लीजिए, किसमें सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसमें होगी? थर्ड वाले में। बोलो यार, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में तो हुई ही नहीं है। बैक बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस होगा, बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होगा, लेविस एसिडिटी उसके जस्ट रिवर्स होगी। बोलो यार, तो सबसे ज्यादा लेविस एसिडिक, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट सेकंड वाला है, क्योंकि यहां तो हुई नहीं, यहां हुई लेकिन कम हुई। तो मतलब यहां पर जो 2p था वो इस 2p के रिस्पेक्ट में ज्यादा वैकेंट है, और अगर ज्यादा वैकेंट है तो बेहतर लेविस एसिड है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ये होगा रे। करेक्ट सीक्वेंस विल बी सेकंड वन एंड थर्ड। बिल्कुल सही अदिति, आपने बिल्कुल सही बताया है, एकदम सही बताया है अदिति आपने। NBPR और ये सब नहीं लेना अंजू, अभी इन सब का जिक्र मत करिए, कोई मतलब नहीं है अभी इसका। कॉन्सेप्ट को समझिए, केवल कॉन्सेप्ट, NBPR वगैरह कुछ नहीं लेना अभी कतई कुछ नहीं लेना है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग अडक्ट पढ़ेंगे, अडक्ट की चर्चाएं होंगी तो मैं आपको समझाऊंगा बैक स्ट्रेन क्या होता है, फ्रंट स्ट्रेन क्या होता है, कैसे वो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट को बदलता है, कहाँ अडक्ट बनने बहुत आसान हो जाते हैं, कहाँ मुश्किल होते हैं, कैसे होते हैं, बी स्ट्रेन क्या है, एफ स्ट्रेन क्या है, ये सब हम चर्चाएं करेंगे। अभी आप ये इसकी चर्चा नहीं करिए, NBPR का भी कोई मतलब नहीं है, करेंगे हम लोग, खूब चर्चा करेंगे, बेहतरीन चर्चा करेंगे, चिंता ही मत करिए। चलिए आगे, लेविस एसिडिटी आपने समझा। लेविस एसिडिटी के बाद लेविस बेसिसिटी की चर्चा करते हैं। क्या फर्क पड़ता है लेविस बेसिसिटी पर बैक बॉन्डिंग का? बैक बॉन्डिंग किसी लेविस बेस की बेसिसिटी को, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसीज को, उसकी डोनेटिंग कैपेबिलिटीज को किस तरह से बदलती है, कैसा फर्क लाती है, चलिए समझते हैं। लेविस बेसिसिटी, लेविस एसिडिटी आपने देखा, बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी 2p ऑर्बिटल या फिर 3d ऑर्बिटल उतना ही कम अवेलेबल होगा इंटरेक्शन करने के लिए लेविस बेस से। तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम लेविस एसिडिटी। बैक बॉन्डिंग क्या कर रही है? लेविस एसिडिटी को घटा रही है, डेफिशिएंसीज को कम कर रही है। ये आपने देखा, इनवर्स रिलेशन है, जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ही ये जो स्यूडो बॉन्ड बन रहा था उतना ही बेहतर बनेगा, उतना ही कमाल का बनेगा। और ये जो डेफिशिएंसीज थी, इस पर जो डेफिशिएंसीज थी, पार्शियल पॉजिटिव पर जो डेफिशिएंसीज थी, वो कम होती चली जाएंगी। बोलो यार, कम होती चली जाएंगी। इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे और ये फर्दर लेविस बेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। बोलो यार, इसका मतलब इसकी लेविस एसिडिटी कम हो गई है बैक बॉन्डिंग से। बैक बॉन्डिंग ने इसकी लेविस एसिडिटी को गिरा दिया है, कम कर दिया है, इस वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी को भी कम कर दिया है खुद इंटरेक्ट करके। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? लेविस बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा तो मुझे बताइए। देखिए, दो सिस्टम है आपके पास, दूसरा सिस्टम है सिलिकॉन H3। मुझे बताइए कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा? देखिए, वहां पर लेविस एसिडिटी में BF3 वाले केस में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जाते तो आप बर्बाद हो जाते, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते कि BF3 सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होगा, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होगा, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन ने वाट लगा दी होगी बोरोन की, आप ऐसा सोच रहे थे। लेकिन वहां बैक बॉन्डिंग ने सारा तमाशा, सारा खेल उल्टा कर दिया। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके विपरीत सब हो गया। बोलो यार, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जैसे बोरोन पे फ्लोरीन लगाओगे तो फ्लोरीन तो वाट लगा देगा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबका बाप है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ला देगा, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट BF3 को ही होना चाहिए था। लेकिन बैक बॉन्डिंग ने वहां खिलवाड़ कर दी। बैक बॉन्डिंग ने कहा ना ना ना, अगर खींचता है तो फिर वापस देता भी है, चाहे कम दे, लेकिन उतना तो है, कुछ तो दे रहा है। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में
एफ कुछ तो दे रहा है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड छोटे हैं, मैंने जिक्र किया था बॉन्ड छोटे हैं, अगर थोड़ा भी देगा, बॉन्ड छोटे हैं, बॉन्ड छोटे हैं, सिग्मा बॉन्ड छोटे हैं, अगर थोड़ा भी देगा तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा ही है, क्योंकि क्लोरीन का बॉन्ड ही बहुत बड़ा है, इंटरेक्शन ही बहुत बकवास है, बेहद कम है। क्लोरीन के चाहे कितने मन में हो, आयोडीन के चाहे कितने मन में हो, फ्लोरीन के चाहे सॉरी ब्रोमीन के चाहे कितने मन में हो देने की, लेकिन क्योंकि बॉन्ड बहुत बड़े हैं, बॉन्ड बहुत बड़े हैं, इंटरेक्शन तो बहुत बकवास हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। फ्लोरीन कह रहा है कि मेरा बॉन्ड छोटा है, मैं देता नहीं हूं, लेकिन छोटा बॉन्ड है इसलिए जो इंटरेक्शन हो पा रही है ना वो इतनी तो है कि इन सब के रिस्पेक्ट में मैं ज्यादा दिख रहा हूं, इन सब के रिस्पेक्ट में मैं ज्यादा देता हुआ दिख रहा हूं। वैसे मैं देता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि बॉन्ड छोटे हैं और इंटरेक्शन इतनी बढ़िया है, क्योंकि दो पी ऑर्बिटल बहुत पास हैं, तो जो इंटरेक्शन हो रही है वो इतनी बेहतर लग रही है, इतनी बेहतर है कि लग रहा है कि फ्लोरीन बहुत बेहतरीन दे रहा है। वैसे फ्लोरीन देता नहीं उतना बेहतरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनका बाप है, वो देगा तो नहीं, लेकिन क्योंकि बॉन्ड छोटे थे इसलिए जो इंटरेक्शन हुई वो इन सब के रिस्पेक्ट में बहुत कमाल की थी, और कमाल का फ्लोरीन दे गया। बोलो यार, चलिए यहां बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है? लेविस बेसिसिटी मुझे बताइए जल्दी से। आप सिलिकॉन की अगर चर्चाएं करेंगे, सुप्रिया फर्स्ट का लेविस बेसिसिटी विल बी मोर। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बात करूं तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बात करूं तो क्लोरीन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बात करूं तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिलिकॉन से। बोलो यार, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको ज्यादा खींच लेना चाहिए, इसको कम ही खींचना चाहिए, इसको कम ही खींचना चाहिए। बोलो यार, अरे बोलो, इसको तो कम ही खींचना चाहिए, तो यहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बोलो यार, क्योंकि यहां कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो ज्यादा खींच लेगा तो इसे ज्यादा डेफिशिएंट बना देगा, तो ये कम, इसकी कम कैपेबिलिटी होनी चाहिए डोनेट करने की। यहां सिलिकॉन कार्बन के रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर उतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज नहीं आएंगी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जाऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से जाऊं, केवल उसकी चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव की, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा सा ही लेगा, थोड़ा सा ही लेगा, और यहां पर इसके रिस्पेक्ट में यहां पे डेफिशिएंसीज कम होंगी और ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्या नहीं, यहां पर भी बैक बॉन्डिंग ने खिलवाड़ कर दी है, यहां पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल डाला है बैक बॉन्डिंग ने। क्या किया है? देखिए यहां पर क्या होगा, बॉन्ड पोलर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बैक बॉन्डिंग देखिए कहां बैक बॉन्डिंग लगेगी, अब मेरे को ये बताइए बैक बॉन्डिंग कहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, दोनों में लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए बॉन्ड पोलर है, बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बॉन्ड पोलर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपको लोन पेयर चाहिए, आपको लोन पेयर चाहिए, आपको लोन पेयर चाहिए, आपको लोन पेयर चाहिए उस एटम पर जहां पर पार्शियल नेगेटिव है। हाँ लोन पेयर है, बिल्कुल है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है उस पर वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है। क्या यहां वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या यहां कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं और 4 ऑर्बिटल उसने अपने इस्तेमाल कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर आप सिग्मा स्टार की बात करेंगे तो मैंने पहले ही मना कर दिया, सिग्मा स्टार की बात करना ही मत, मर के भी मत करना, क्योंकि मैंने कहा था आज वाले लेक्चर में ही कहा है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होने चाहिए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या इसके पास कोई प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है? क्या नहीं है। तो क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है? क्या नहीं। यहां बैक बॉन्डिंग, हाँ यहां इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया, लोन पेयर भी है, इसके पास वैकेंट 3D भी है, और अब यहां पर इंटरेक्शन हो जाएंगी, मतलब यहां बैक बॉन्डिंग होंगी। और अगर यहां बैक बॉन्डिंग हो गई तो नाइट्रोजन का ये जो 12वां ऑर्बिटल था, जो पहले केवल नाइट्रोजन पे ही था, केवल नाइट्रोजन पे ही था, क्या अब ये नाइट्रोजन पर है? क्या नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो केवल नाइट्रोजन पे थे, अब ये सिलिकॉन के पास भी इंगेज हो गए हैं, मतलब सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल की भी सैर कर रहे हैं। और अगर ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो क्या ये आसानी से उपलब्ध होगा क्या प्रोटॉन्स के लिए, या फिर प्रोटोनेट होने के लिए? अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो गया तो क्या उतनी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा? क्या नहीं, मर के भी नहीं। ये दरअसल एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके 3D में जा रहा है, इसकी 3D में, इसकी 3D में। अरे इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, रे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है और ये 3D है, तो ये इसके साथ भी इंगेज है,
इसके साथ भी इंगेज है और इसके साथ भी इंगेज है। तो ये लोन पेयर इन 4 सिस्टम्स पर, इन 4 एटम्स पर डीलोकलाइज है। तो क्या ये इफेक्टिवली नाइट्रोजन सेंटर पर अवेलेबल है क्या? नहीं, इसका कुछ हिस्सा इस सिलिकॉन के पास है, कुछ हिस्सा इसके पास, कुछ इसके पास, और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन के पास रह गया है। तो क्या अब ये नाइट्रोजन उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखा हुआ है क्या? उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखा हुआ है क्या जितना ये रखा हुआ है? ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये किसी भी पाई इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। नाइट्रोजन सेंटर पे था, नाइट्रोजन सेंटर पे ही रहेगा। ये किसी भी बैक बॉन्डिंग का हिस्सा बना नहीं है। तो ये क्या है? ये एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। इस तरह से फैल गया है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। यहां पर सिलिकॉन के 3D और सिलिकॉन के 3D पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिवली नाइट्रोजन पर है क्या? नहीं। तो क्या अब ये नाइट्रोजन एज ए डोनर सेंटर काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो अब इसकी लेविस बेसिसिटी डिक्रीज कर गई। क्यों करी? क्योंकि ये लोन पेयर इस बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, इन बैक बॉन्डिंग्स का हिस्सा बन गया। और जैसे ही बना तो अब ये नाइट्रोजन सेंटर पर इफेक्टिवली या फिर इसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट नाइट्रोजन सेंटर पे है ही नहीं। तो अब ये प्रोटोनेट नहीं हो सकता। अब ये अपने लेविस बेसिक कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं कर सकता। समझे आप मेरी बात? तो आप यहां पे भी आप क्या रिलेशन बनाएंगे? यहां पर भी आप क्या रिलेशन बनाएंगे? लेविस बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैक बॉन्डिंग के। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, जितनी कमाल की बैक बॉन्डिंग, उतना ही कम लेविस बेसिसिटी। बोलो यार, ये रिलेशन आप तुरंत ड्रॉ कर डालेंगे। बोलो यार, ये भरा हुआ ऑर्बिटल जो कि पहले डोनेशन के लिए अवेलेबल हो रहा था, NCH3 होल थ्राइस में अवेलेबल है, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा? NSiH3 होल थ्राइस में क्या हो जाएगा? ये दरअसल एक डीलोकलाइज्ड एमओ बन जाएगा, डीलोकलाइज्ड एमओ। और क्या ये डीलोकलाइज्ड एमओ किसी लेविस एसिड के साथ डीलोकलाइज्ड एमओ, इस तरह का डीलोकलाइज्ड एमओ जो मैंने अभी यहां बनाया है, इस तरह का ये डीलोकलाइज्ड एमओ क्या किसी लेविस एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैप कर पाएगा क्या? नहीं, मर के भी नहीं कर पाएगा। तो क्या ये लेविस बेस की तरह, क्या ये इफेक्टिव लेविस बेस बन पाएंगे क्या? नहीं। ये एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसे ये बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकता। समझे आप मेरी बात? और अवेलेबिलिटी भी नाइट्रोजन पर कम हो गई है क्योंकि ये पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है। उसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? अच्छा, 6 बजे है क्या? चलिए ठीक है, हम लोग समझ गए इतनी बातें। इसकी और एप्लीकेशन है। आज मेरे को इसकी 10 एप्लीकेशन करवानी थी, बीच में ये टेक्निकल एरर हुए, कुछ प्रदीप सर ने लेट छोड़ा, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। इसके जो बचे हुए एप्लीकेशंस हैं, अडक्ट फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कोई आपने लेविस एसिड लिया, लेविस एसिड जैसे आपने मान लीजिए BBr3 ले लिया, जहां पे बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है, तो वहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो खूब अवेलेबल है। और अब आपने ले लिया NCH3 टाइप, ये ले लिया, यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो जब ये दोनों अडक्ट बनाने के लिए आएंगे तो इनके अडक्ट कितने स्टेबल होंगे? एक बात। और दूसरा, आपने एक केस ले लिया BF3 टाइप लेविस एसिड, जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है, उसके लेविस एसिडिक कैरेक्टर घट गए हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, या उतना अवेलेबल नहीं है, या इस 2p ऑर्बिटल का वैकेंट जो हिस्सा है, वैकेंट जो फ्रैक्शन है वो बेहद कम है, क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन से ले रहा है ना भाई। तो ये मैं BF3 ले लूं और फिर इस तरह का कोई ले लूं, इस तरह का कोई बेस ले लूं, नाइट्रोजन सिलिकॉन टाइप का। तो इन दोनों में जब अडक्ट बनेगा तो वैसे अडक्ट कितने स्टेबल होंगे उनकी हम चर्चाएं करेंगे। मतलब जहां बैक बॉन्डिंग होती है, जहां बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, ऐसे लेविस एसिड और बेसिस के बीच जो अडक्ट्स बनते हैं वो कितने स्टेबल होते हैं, उन अडक्ट्स फॉर्मेशंस का किस तरह का बनना होता है, वो सब हम लोग देखेंगे एक बात अगले वाले इसके एप्लीकेशन में। और फिर हम लोग देखेंगे जो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स हैं, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट वो किस तरह से स्टेबलाइज होते हैं बैक बॉन्डिंग से। फिर हम लोग कार्बीन्स के बारे में चर्चाएं करेंगे, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन कैसे कैसे स्टेबल होती है, हेट्रोएटम आने पर बैक बॉन्डिंग से सिंगलेट किस तरह से डोमिनेट कर जाती है ट्रिपलेट पे, वो भी समझेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बोराजीन समझेंगे। बोराजीन जिसे आप इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, वो भी इसी में आती है, बैक बॉन्डिंग में आती है, किस तरह के रिएक्शन दिखाती है, बेंजीन से किस तरह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, ये सब हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में।
मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। मानसी प्रजापति, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग मानसी। जल्दी से कोई डाउट है वो तुरंत आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। दैट्स इट, अगली क्लास में मिलते हैं। बैरियर ऑफ रोटेशन, बैरियर ऑफ रोटेशन क्लास का हिस्सा नहीं है अनुभव। अगर आपको वैसे मुझसे पढ़ना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई सवाल होगा तो मैं आपको वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैरियर ऑफ रोटेशन सवाल के थ्रू मैं डिस्कस कर दूंगा अनुभव, बिल्कुल चिंता ही मत करिए आप। हारस दलान, बहुत बहुत धन्यवाद। NCl3, देखिए NCl3 में मैंने मानसी आप उस दिन मैंने चर्चा ही की थी कि बॉन्ड का पोलर होना बेहद जरूरी है। अगर बॉन्ड पोलर नहीं होंगे ना तो Cl, और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन थोड़ी सी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है Cl के रिस्पेक्ट में, थोड़ा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl के रिस्पेक्ट में। तो NCl की अगर बॉन्ड की मैं चर्चा करूं तो N के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव आया है ना वो इतना कमाल का नहीं है कि वो नाइट्रोजन को मजबूर कर दे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतनी ला दे कि नाइट्रोजन बैक डोनेट कर दे क्लोराइड के या फिर क्लोरीन के वैकेंट 3D में। इतनी कमाल की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जनरेट नहीं होती है इस पोलैरिटी से। समझे आप मेरी बात? पोलैरिटी के दो फायदे थे, एक तो बॉन्ड का स्ट्रांग होना, दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का जन्म लेना। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतनी कमाल की जन्म नहीं लेती है क्योंकि बॉन्ड उतने कमाल के पोलर है ही नहीं। समझे आप मेरी बात? इसलिए NCl3 को मैंने डिस्कस नहीं किया है, या फिर NCl3 में बैक बॉन्डिंग को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, या फिर वहां इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। डिस्कस तो मैंने किया है लेकिन इसीलिए वहां बैक बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि बॉन्ड उतने पोलर नहीं है। समझे आप मेरी बात? दो फायदे थे उसके, बॉन्डों का छोटा होना जिससे बेहतरीन पाई इंटरेक्शन हो जाए, बेहतरीन पाई इंटरेक्शन हो जाए। देखो मैंने ये कमाल की बात बोली है, कमाल की बात है ये। फ्लोरीन देता नहीं है, फ्लोरीन कभी दुनिया में किसी को दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड छोटे हैं जितना भी ओवरलैपिंग रीजन है बोरोन और फ्लोरीन के बीच में वो कमाल का है। बोरोन और क्लोराइड के रिस्पेक्ट में, बोरोन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, बोरोन Br और ब्रोमोन बोरोन आई के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहां पर दरअसल लग रहा है कि फ्लोरीन एक अच्छा बेहतर डोनर है नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि बॉन्ड छोटे थे इसलिए इंटरेक्शन ओवरलैपिंग थोड़ी ढंग की हो गई है। समझे आप मेरी बात? बोरोन देता फ्लोरीन देता वेता नहीं है किसी को, अपने बाप को भी नहीं देता वो, जिनोन को ही नहीं देता वो, तो फिर बोरोन जैसे को क्यों देगा फ्लोरीन? अरे मानसी, मानसी मेरी तबीयत खराब है, मैं उतनी ज्यादा क्लास नहीं ले पाता हूँ। अच्छा शुक्रिया। कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? इसमें देखिए कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड आप जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन वो स्टार्ट होता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से, जहां पर आपको ये समझ में आ जाए कि जो सेंट्रल एलिमेंट है वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। मेटल जितने भी होते हैं वो ज्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग में विश्वास रखते हैं। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पर अगर आप मेन ग्रुप की बात करेंगे ना, पी ब्लॉक की बात करेंगे, एस ब्लॉक को हटा देता हूँ, वहां तो सारे सारे मेनली सारे मेटल्स हैं और प्रीडोमिनेंटली वो मेटल ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप नेचर चेंज होता है, सबसे पहले नॉन मेटल, फिर एम्फोटेरिक कैरेक्टर, सेमी मेटल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद मेटल्स आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो मेटल्स है ना वो अपने मेटेलिक कैरेक्टर दरअसल फ्लोरीन के साथ ही दिखा पाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ जो इंटरेक्शन होती है ना इन मेटल्स की डाउन द ग्रुप, पी ब्लॉक मेटल्स की चर्चाएं कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? पी ब्लॉक मेटल्स डाउन द ग्रुप, फुट ऑन द फुट ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के फुट पर जो हैवियर मेटल्स हैं उनकी चर्चाएं कर रहा हूं। उनमें अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के साथ तो आयनिक बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके साथ जो इंटरेक्शन है ना वो कोवेलेंट इंटरेक्शन है, कोवेलेंट इंटरेक्शन। और वो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी हम लोग चर्चाएं करेंगे। वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग खेल है उसका, उसकी चर्चाएं करेंगे, आप चिंता मत करिए उसकी। वैसे तो आप मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव उसी के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और आयनिक बॉन्ड बनेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कमाल की नहीं है, बीच की है, इंटरमीडिएट टाइप की है, तो फिर वो शेयरिंग में विश्वास करेंगे और फिर वो कोवेलेंसी के लिए जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, है ना? बोल के आऊँ तो कितनी देर में क्लास होगी? 10-15 मिनट लेट तो बोल दो। हाँ अरे कितनी? हाँ, आपकी जो अगली क्लास है वो 10 मिनट बाद
15 मिनट बाद स्टार्ट होगी। आ जाए तो अभी हाँ, तो आप- कमेंट क्या करें, ये ना मेरे को फर्क नहीं है। आपकी टीचिंग। हाँ सुप्रिया, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो अगली क्लास है वो 15-20 मिनट में स्टार्ट होगी। आप 15-20 मिनट में दोबारा जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। 15-20 मिनट बाद होगी, है ना। 6:20 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।